नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किलें इस बार बढ़ेंगी उनके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति के बारे में। जी हां, आपको बताएं कि ईडी ने उनको सम्मन जारी किया है और 15 मार्च को उनको पेश होना है और उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो उन्होंने संपत्ति इकट्ठा की है उसके आय का स्रोत क्या है, उन्होंने जो वो खरीद फरोख्त की है वो प्रॉपर्टी उनके पास कहां से आई। और आपको बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अरबों रुपए की कश्मीर के अंदर उन्होंने प्राइम लोकेशन पर जमीन, फ्लैट और मकानों में इन्वेस्ट की हुई है और इसकी शिकायत हाई कोर्ट के जरिए हुई थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया था रोशनी एक्ट घोटाले को लेकर। और आपको बताएं ये रोशनी एक्ट जो है ये फारूक अब्दुल्ला ने बनाया था 2001 में और इसके अंदर 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसमें एक बंदर बांट की गई थी कश्मीर की प्राइम लोकेशन में जो जमीन है। ये रोशनी एक्ट बनाकर कम दाम पर अधिक दाम वाली जमीन को नेताओं ने आपस में बांट लिया था और वो जमीन सारी की सारी ज्यादातर जो नेताओं ने ली है उसमें कांग्रेस के लीडर भी हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और उसमें पीडीपी के लीडर भी शामिल हैं, जिन लोगों ने नेशनल हाईवे के किनारे पर अपने ऑफिस बनाए या उन्होंने कोई उसमें अपना उद्योग धंधा दुकान बनाने के लिए प्लॉट लिया उन्होंने। और उस कई लोगों ने तो जमीन, खेती की भी जो जमीन थी वो भी उस प्राइम लोकेशन पर खरीदी, जिसको ये कहकर के सस्ते दर पर उपलब्ध कराया गया था और आम लोगों के लिए भी उसमें छूट करी गई थी, क्योंकि एक बिजली घर लगाना है और बिजली घर के लिए कश्मीर को पैसा चाहिए और इसलिए सस्ती दाम पर जो कोई चाहे तो जो सरकारी जमीन है उसको ले सकता है। और ये आम लोगों के लिए किया गया था, किसानों के लिए भी इसमें छूट करी गई थी। लेकिन घोटाला ये था कि इसमें अधिकांश प्राइम लोकेशन की जो जमीन है वो नेताओं ने अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम की या बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं उन लोगों ने ली। और इसलिए इस घोटाले की मांग उठी कि ये जो जमीनों की लूट हुई है, ये जो प्रॉपर्टी की लूट हुई है, सरकारी जमीनों को लूटा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर तो आरोप है कि इस जमीन के अलावा जो विदेशों से फंड आता है आतंकियों के लिए, क्या आतंकियों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है ये फंड? क्या महबूबा मुफ्ती के जरिए ऐसा तो नहीं कि पत्थरबाजों को कोई पैसा मुहैया कराया जा रहा? क्योंकि हमने देखा है कि महबूबा मुफ्ती वो मुख्यमंत्री रही है जिसने हमेशा आतंकियों की पैरवी की, पत्थरबाजों की पैरवी की। और जब पत्थरबाजों पर केंद्र सुरक्षा बलों ने जो सख्ती दिखाना शुरू किया तो ये पत्थरबाजों के पक्ष में खड़ी हो गई और इसने कहा कि ये तो जो है गलत है और मानव अधिकारों का हनन है, पैलेट गोलियां नहीं चलाने दी गई। और तो और जब केंद्र सरकार ने यह तय किया कि कश्मीर से आतंक को खत्म करने के लिए धारा 370 हटाना बहुत जरूरी है, तो महबूबा मुफ्ती ऐसा बोली जो चीन और पाकिस्तान बोलते हैं और इतना बोल गई, इसने कहा कि यदि धारा 370 हटाई केंद्र सरकार ने तो तिरंगा उठाने वाला कश्मीर के अंदर कोई नहीं बचेगा। ये बहुत बड़ी धमकी केंद्र सरकार को दी थी। इसको लेकर काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसा कि उसको लग रहा था कि ना तो केंद्र सरकार धारा 370 हटा पाएगी ना कभी यहां से आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती के ये जो सपने थे वो सपने रह गए और मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई। उसके बाद आतंकियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों को खुला हाथ दिया, जिसके बाद यह तय किया गया कि जो आतंकवादी हैं उनको जब एनकाउंटर किया जाएगा तो उनकी डेड बॉडी उनके परिवार को नहीं सौंपी जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया कि कश्मीर के जो युवक हैं जो आतंकवादी बन जाते थे और कभी अगर वो मिलिट्री के एनकाउंटर में मारे गए, सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में मारे गए, तो उनकी डेड बॉडी मानवता के बेस पर वो सुरक्षा बल उनके परिवार को सौंप देते थे और उस परिवार वाले लोग जनाजे के रूप में, वहां कई बार तो आतंकवादी भी शामिल हुए और आम जनता को उसमें बुलाया जाता था। फिर वहां उकसाने वाले बयानबाजी और भाषण होते थे और जिससे यह देखने में आया कि बहुत सारे युवाओं को इसके बहाने से उकसाया जाता था बंदूक उठाने के लिए और इसको जिहाद का नाम दिया गया। और इसलिए
केंद्र सरकार ने तय किया और सुरक्षा बलों को यह छूट दी और यह योजना बनी जिसमें अजीत डोभाल की बहुत बड़ी भूमिका रही कि अब ये जो आतंकवादी मारे जाएंगे इनकी डेड बॉडी इनके परिवार वालों को नहीं दी जाएगी, इनको जनाजा उठाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। जिसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर के अंदर जब ये जनाजे नहीं उठा पाए, परिवार वालों को डेड बॉडी मिलना बंद हो गई, केवल ये तय हुआ कि परिवार के ही लोग, कुछ जो 10-20 लोग हैं, केवल वो ही अंतिम क्रिया करेंगे। उनको केवल आर्मी वाले बुलाकर वो अंतिम क्रिया करवाते थे, उनको शामिल कराते थे, ना कि फैमिली को वो डेड बॉडी सौंपी जाती थी। और आपको बताएं कि ये ऐसा इसलिए भी किया गया कि अक्सर जब भी कभी आतंकवादियों पर केंद्र सरकार ने सख्ती की, तभी बहुत सारे लोग, मानव अधिकार के उठाने वाले लोग, देश का विपक्ष ये कहता था कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि अगर ये कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता, फिर कई लोग इस मांग को कर रहे थे कि फिर तो आतंकवादियों की जो डेड बॉडी है उसको पेट्रोल डाल के जला दो, क्या हर्ज है, फिर उसको दफनाने की क्या जरूरत है, उसको ऐसे ही जला देना चाहिए। जब कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो दफनाना ही क्यों। लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो इसका विरोध किया, और इस विरोध करने में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस सबसे आगे थे। इन लोगों ने दुहाई दी मानव अधिकारों की, आतंकवादियों की। और इसलिए जो ये कार्रवाई अब हुई है, ईडी ने जो ये सम्मन भेजा है, इसके बाद ये निश्चित लग रहा है कि अब ये खुलासा होगा कि विदेशों से जो फंडिंग आने की बात सामने आई है, कि ये जो पत्थरबाज हैं, ये जो आतंकवाद कश्मीर में फैला, इसमें इन नेताओं ने क्या रोल प्ले किया। ये किसी ना किसी बहाने से पार्टी को चंदा लेने के नाम पर, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के नाम पर या बेचने के नाम पर विदेशों से पैसा लेते रहे। प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर इन्होंने बेचा या पैसा मंगाया व्यापार के नाम पर, और उसको दिया आतंकी संगठनों को। ये पूरे खुलासे की जांच होनी जरूरी है इस पूरे घपले घोटाले की, और इसीलिए ईडी को यह जांच दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में जब ये पाया कि आतंकी संगठनों को और पत्थरबाजों को जो फंडिंग हो रही है उसमें अलगाववादी ताकतें जुड़ी हुई हैं, और ये नेता भी जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चों को पत्थर थमाते हैं, बंदूक थमाते हैं, उनकी पैरवी करके ये नेता बन जाते हैं। यहां तक कि महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री तक बन गई इन्हीं की सहानुभूति के कारण। और इसलिए सरकार ने तय किया कि अब इन नेताओं का खुलासा करना पड़ेगा। जो जो घोटाले इन्होंने किए हैं, घपले किए हैं, उसकी जांच की जाएगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और जो भी इन्होंने सरकारी संपत्तियों की या सरकारी धन की लूट की है, या नियम कायदे के अगेंस्ट इन्होंने विदेशों से फंड किया, पैसा मंगाया है, कोई ऐसा लेन देन हुआ है, तो उसके जांच को करने के बाद यह देखा जाएगा कि इसमें अनियमितता है कि नहीं। और अगर अनियमितता पाई जाती है, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जिसमें सरकारी नियमों को छूट देकर इन नेताओं ने आपस में बंदरबांट की है। सीबीआई निष्कर्ष दे चुकी कि ये जो रोशनी एक्ट था, इसमें 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें सभी राजनीतिक दल शामिल थे, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, और महबूबा मुफ्ती। तो नंबर सबका आएगा। महबूबा मुफ्ती से ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत ईडी ने कर दी है, और ईडी जब सम्मन भेज चुकी है और 15 तारीख को इनको शामिल होना है, 15 मार्च को ये जानकारी देनी है। अब देखना ये होगा कि महबूबा मुफ्ती क्या जवाब देती है कि वो जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की है वो कहां से कमाई है। अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इनको केंद्र सरकार से पब्लिक के विकास के लिए पैसा भेजा गया और उस पैसे को पब्लिक को ना देकर ये खुद हड़प गए, तो भी ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इसकी शिकायतें लगातार, जब से धारा 370 हटी है कश्मीर के अंदर, जब से यूनियन टेरिटरी बनाकर वहां राज्यपाल शासन में है, पावर में है, तब से उनको लगातार शिकायतें मिल रही हैं। और मनोज सिन्हा जी ने इस बात का हवाला कई बार दिया कि उनके पास लगातार ऐसी पब्लिक की शिकायतें आ रही हैं। वो कहते हैं कि जो सुविधाएं केंद्र सरकार से हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे कश्मीर के विकास के नाम पे जो फंड आया, उस फंड को विकास के काम में नहीं लगाया गया और उसमें भारी अनियमितता की गई और नेताओं ने आपस में उस पैसे को बांट खाया। तो जांच इसकी चल रही है
कि जो कश्मीर के विकास के लिए अरबों रुपया केंद्र सरकार से प्रत्येक साल बजट के माध्यम से आता था, वो पैसा ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महबूबा मुफ्ती ने उसी मद में खर्च किया कि नहीं जिस मद के लिए वो आया था। और इसी के लिए आपको बताऊं कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसने भी यहां शासन किया है, तो फारूक अब्दुल्ला का भी ये जांच के दायरे में नाम है, उनकी भी जांच चल रही है, पूछताछ उनसे भी होगी कि इस लूट के लिए जिम्मेदार कौन है और ये पैसा कहां गया। तो ये पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है जमीनों में, इन्वेस्ट किया हुआ है सेब के बागों में, और ये जहां जहां इन्वेस्टमेंट है इसका हिसाब पूछा जाएगा। और अगर ये हिसाब नहीं दे पाएंगे तो जेल के साथ साथ इनकी ये संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी, जिसका खुलासा पिछले दिनों सीबीआई ने किया है और जिसकी जांच वो लगभग पूरी होकर उसकी जांच रिपोर्ट सबमिट होना बाकी है कोर्ट में। तो जेल जाना 100% इनका तय है, महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला का भी। और इसीलिए आप देखिए कि ये हमेशा बयानबाजी उल्टी सीधी करते हैं। और अभी एडवांस में आपको बता रहा हूं कि जिस दिन इनको पुलिस पकड़ेगी, जिस दिन ये जेल जाएंगे, जिस दिन इनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, इनका एक रटा रटाया बयान आपके सामने आएगा और ये कहेंगे मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, मोदी सरकार विपक्ष से डर गई है। और इनके सुर में सुर मिलाएंगे देश के कम्युनिस्ट और सुर में सुर मिलाएगी देश की कांग्रेस। तो ये हमने देखा है कि कार्रवाई किसी भी अपराधी के विरुद्ध हो, किसी आतंकवादी के विरुद्ध हो या किसी भी विपक्षी नेता के विरुद्ध हो, चाहे उसने अपराध ही क्यों ना किया हो, जैसे ही केंद्र सरकार कोई कार्रवाई कर रही है ये सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है और ये बहाना ढूंढता है बचने का, ये कहकर के कि बदले की कार्रवाई से केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन देश की जनता ये देख रही है और कश्मीर की जनता ये चाह रही है कि जिन नेताओं ने उनके हिस्से का पैसा हड़पा है उनको शीघ्र अतिशीघ्र जेल हो और कश्मीर का विकास हो। वंदे मातरम।